जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को शेयर करें और साथ ही साथ क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? आंसर करेंगे राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? ऑप्शन ए रजनी सिंह, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी तापसी वर्धन, ऑप्शन डी अनुप्रिया दास। तो राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह। याद रखिएगा, शिवांगी सिंह राफेल की पहली महिला पायलट बनी। तो राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह याद रखेंगे। अगला सवाल, सुरेश अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? आंसर करेंगे सुरेश अंगड़ी जी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री थे? ऑप्शन ए वित्त राज्य मंत्री, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी रेल, ऑप्शन डी विदेश। तो याद रखिएगा, सुरेश अंगड़ी जी का निधन हो गया है। वह केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। कौन थे? केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, जिनका निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का निधन हो गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? बताएंगे। कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है, तो उत्तर प्रदेश के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। ठीक है, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? चौधरी अजीत सिंह। ठीक है, चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, चौधरी अजीत सिंह। तो आपको याद रखना है, आरएलडी के संस्थापक थे चौधरी अजीत सिंह, इनका निधन हो गया है। यानी राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे चौधरी अजीत सिंह, याद रखेंगे, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो हाल ही में चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आप जानते हैं, तो आपसे पूछेगा सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ठीक है, या आपसे पूछ सकता है वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ठीक है, वृक्ष मित्र उपनाम किनका है? तो याद रखिएगा, वृक्ष मित्र उपनाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। और सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है, वह महान पर्यावरणविद थे। तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपसे पूछेगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो पर्यावरण कार्यकर्ता थे और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो आपको याद रखना है, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है रितिका फोगाट का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो आंसर कीजिएगा, रितिका फोगाट का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? आपको बताना है। तो आंसर कीजिएगा, रितिका फोगाट का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? रितिका फोगाट कुश्ती की प्लेयर थी रितिका फोगाट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, कुश्ती प्लेयर रितिका फोगाट का निधन हो गया। अख्तर अली का भी पूछ सकता है आपसे, अख्तर अली का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो अख्तर अली याद रखना है, टेनिस के प्लेयर थे अख्तर अली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया है, कुश्ती खिलाड़ी रितिका फोगाट का निधन हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है,
इसके अलावा एम प्रसन्नन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो बताइएगा एम प्रसन्नन का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल। तो फुटबॉल खिलाड़ी, पूर्व फुटबॉलर, याद रखिएगा, पूर्व फुटबॉलर एम प्रसन्नन का निधन हो गया है। तो फुटबॉल खिलाड़ी एम प्रसन्नन का निधन हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि वनराज भाटिया का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वनराज भाटिया, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे। वनराज भाटिया का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो संगीतकार, प्रख्यात संगीतकार वनराज भाटिया का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, संगीतकार वनराज भाटिया का निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट सवाल। इसके अलावा पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो सितार वादक, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पंडित देबू चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सितार वादक पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सितार वादक पंडित देबू चौधरी का निधन हो गया है, संगीतकार वनराज भाटिया जी का निधन हो गया है। आपसे पूछेगा लक्ष्मण पाई का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्ष्मण पाई किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो कलाकार थे, चित्रकार थे। तो आपसे पूछेगा लक्ष्मण पाई किस कला से जुड़े थे? चित्रकला। तो याद रखिएगा, चित्रकार लक्ष्मण पाई का निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये गोवा राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मण पाई किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो लक्ष्मण पाई चित्रकार थे जिनका निधन हो गया है, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा सुरेखा सीकरी का भी निधन हुआ है, जो कि अभिनेत्री रह चुकी हैं सुरेखा सीकरी। तो सुरेखा सीकरी अभिनेत्री का निधन हो गया है, याद रखिएगा। यशपाल शर्मा जी के बारे में आप जानते होंगे, 1983 क्रिकेट विश्व कप जो भारत ने जीता था उसमें शामिल थे, उसके खिलाड़ी थे यशपाल शर्मा। तो यशपाल शर्मा क्रिकेटर, उनका भी निधन हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके। अगला सवाल, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी, इसका नाम क्या है? तो आंसर कीजिएगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पेपर टेस्ट, ऑप्शन बी फेलुदा, ऑप्शन सी कोविड पेपर टेस्ट, ऑप्शन डी स्ट्रिप कोविड-19। तो आंसर क्या होगा बता दें। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेलुदा। याद रखिएगा ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी है, जिसका नाम है फेलुदा। तो ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दिया गया है, जिसका नाम क्या है? फेलुदा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल, संसद ने मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी दी, इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर करेंगे, संसद के द्वारा मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी दिया गया, इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दिया गया, इसे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर करेंगे, तो सही आंसर होगा गुजरात। याद रखिएगा, संसद के द्वारा मानसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को मंजूरी दिया गया, जिसे गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अब आपको यहां से याद रखना है संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताएंगे। संसद का गठन, तो आपको एक ट्रिक है सरला, ये आपको याद रखना है। तो संसद का जो गठन है आर्टिकल 79 के तहत होता है, ठीक है। राज्यसभा का गठन पूछेगा तो आर्टिकल 80 के तहत, और लोकसभा का गठन पूछेगा तो अनुच्छेद 81 के तहत। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का वर्णन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन है, और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन है, ठीक है। और इस सवाल का आंसर क्या होगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अगला सवाल, टेनिस विमेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसके नाम रहा? तो आंसर करेंगे, टेनिस विमेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किनके नाम रहा? तो काफ़ी अच्छा सवाल है, बता दीजिए क्या सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए अरांतजा सांजेंग विकारियो, ऑप्शन बी अलोना बोंडारेको, ऑप्शन सी सिमोना हालेप, ऑप्शन डी आई सुगियामा। तो आंसर क्या होगा? टेनिस विमेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सिमोना हालेप। ठीक है, तो याद रखिएगा, टेनिस विमेंस सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन खिताब जीता। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिमोना हालेप टेनिस की प्लेयर हैं जिन्होंने इटालियन ओपन खिताब में टेनिस विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा डेविस कप, टेनिस से संबंधित है डेविस कप, तो आपसे पूछेगा डेविस कप कौन जीता है? पहला तो सवाल बनता है कि डेविस कप जो है, डेविस कप टूर्नामेंट जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है, डेविस कप आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है। डेविस कप टेनिस से जुड़ा है, ठीक है, और डेविस कप टेनिस से जुड़ा है। डेविस कप 2021 कौन सा देश जीता है? तो बताइएगा, डेविस कप 2021 टेनिस का टूर्नामेंट होता है, कौन सा देश जीता है? रूस जीता। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, तो रूस जीता और उपविजेता कौन रहा? क्रोएशिया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, क्रोएशिया उपविजेता रहा। ठीक है, उपविजेता, क्रोएशिया उपविजेता, यानी रूस ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप 2021 जीता। ठीक है, तो डेविस कप टेनिस से जुड़ा है। डेविस कप 2021 कौन जीता? रूस जीता, क्रोएशिया को हराकर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, टेनिस मेंस सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो आंसर करेंगे, टेनिस मेंस सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। तो याद रखिएगा, टेनिस मेंस सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। ठीक है, और नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। तो अगर आपसे पूछे कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन खिताब जीता है टेनिस मेंस सिंगल्स के लिए। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं, टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण जो ग्रैंड स्लैम है उसको आप याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि यूएस ओपन 2021 कौन जीता? यूएस ओपन 2021 कौन जीता? बताएंगे, यूएस ओपन 2021 कौन जीता? ठीक है, तो याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव। इंपॉर्टेंट सवाल है, डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2021 जीता। किसको हराकर? बताएंगे, डेनियल मेदवेदेव ने जीता। और डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव ने हराया किसको? तो ये इंपॉर्टेंट है, डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। ठीक है, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। तो आपसे पूछेगा कि यूएस ओपन कौन जीता? तो याद रखना है, यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव ने जीता। किसको हराकर? तो याद रखना है, नोवाक जोकोविच को हराकर। अब आपसे सवाल पूछेगा कि यूएस ओपन 2021 जो जीता डेनियल मेदवेदेव ने, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपको याद रखना है, रूस के हैं। डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच आपको याद रखना है, सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है। ठीक है, तो यूएस ओपन 2021 डेनियल मेदवेदेव ने जीता, नोवाक जोकोविच को हराकर, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, विंबलडन 2021 किसने जीता? तो याद रखिएगा, पुरुष का बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2021 के 3 प्रमुख ग्रैंड स्लैम जीते। ठीक है, सिर्फ एक यूएस ओपन हार गए वो, बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम वो जीते। तो आपसे पूछेगा नोवाक जोकोविच से, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे विंबलडन 2021 कौन जीता, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, विंबलडन 2021 किसने जीता? तो विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता। इसके अलावा पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता? तो ये भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 भी नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच, विंबलडन 2021 नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 भी नोवाक जोकोविच ने जीता। समझ में आया? तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं अभी के टाइम में। तो याद रखना है
कि साल का 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें से 3 प्रमुख ग्रैंड स्लैम विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता, याद रखिएगा। ठीक है, और नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा महिला से भी आपका सवाल पूछ सकता है, तो जैसे आपसे पूछ सकता है महिला में यूएस ओपन किसने जीता, तो बताएंगे यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग में किसने जीता, यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग में किसने जीता, तो याद रखना है एम आर रादुकानु। एम आर रादुकानु कहाँ की हैं? एम आर रादुकानु बताएंगे, एम आर रादुकानु ने यूएस ओपन 2021 जीता है महिला वर्ग में, और एम आर रादुकानु ब्रिटेन की हैं। कहाँ की हैं? तो ब्रिटेन की हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन की एम आर रादुकानु ने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछेगा विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो बताइएगा विंबलडन 2021 में महिला वर्ग में किसने जीता। ठीक है, विंबलडन 2021 में महिला वर्ग में जीता एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी ने जीता। किस देश की प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। तो विंबलडन 2021 किसने जीता? एस्ले बार्टी ने जीता। किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो विंबलडन 2021 महिला एकल विजेता एस्ले बार्टी किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, याद रखिएगा। और कौन सा बचा? तो आपसे पूछ सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? तो जापान की है नाओमी ओसाका। ठीक है, तो याद रखिएगा नाओमी ओसाका जापान की है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता, तो नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता। नाओमी ओसाका जापान की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और एक याद रखना है फ्रेंच ओपन। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्रेंच ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता, तो महिला वर्ग में। तो फ्रेंच ओपन 2021 याद रखना है बारबोरा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता। बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता। कहाँ के हैं ये? तो चेक गणराज्य के हैं, चेक गणराज्य। ठीक है, चेक गणराज्य। तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल विजेता बनी बारबोरा क्रिजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य देश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? टेनिस मेंस सिंगल्स इटालियन ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो इटालियन ओपन खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आपको पता होगा फेडरर ने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं रोजर फेडरर ने। ठीक है, समझ में आया, रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। राफेल नडाल ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविच ने भी 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और आपका राफेल नडाल 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जोकोविच 20 ग्रैंड स्लैम, नडाल 20 ग्रैंड स्लैम और रोजर फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, अभी तक में। अगला सवाल, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आंसर कीजिएगा NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए रोहित वर्मा, ऑप्शन बी पवन खेरा, ऑप्शन सी सतीश झा, ऑप्शन डी अनिल धस्माना। तो याद रखिएगा NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अनिल धस्माना जी को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी अनिल धस्माना। ठीक है, समझ में आया, तो याद रखिएगा NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अनिल धस्माना जी को बनाया गया है। अगला सवाल, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। आंसर करेंगे घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो घर तक फाइबर योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, बताएंगे।
तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर डी बिहार। याद रखिएगा, घर तक फाइबर योजना बिहार राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो घर तक फाइबर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, घर तक फाइबर योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, घर तक फाइबर योजना। ठीक है, तो घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो बिहार राज्य में किया गया घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ, याद रखेंगे। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपका पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है, देखिएगा आपसे पूछेगा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम बताएंगे। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा या हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा संजीवनी परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछेगा संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो संजीवनी परियोजना हरियाणा में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो संजीवनी परियोजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु संजीवनी परियोजना चलाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। और प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ से सवाल याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछ सकता है किसान फसल राहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? किसान फसल राहत योजना बताएंगे। किसान फसल राहत योजना झारखंड। याद रखिएगा, किसान फसल राहत योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है या किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो झारखंड में चलाया जा रहा है किसान फसल राहत योजना। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी, जिसे किसान फसल राहत योजना कहा गया है। तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा किसान फसल राहत योजना चलाया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरा घर मेरा नाम योजना। ठीक है, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम योजना चलाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब में मेरा काम मेरा मान योजना भी चलाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, मेरा काम मेरा मान योजना कहाँ चलाई गया? तो याद रखिएगा, मेरा काम मेरा मान योजना, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया। मेरे घर मेरे नाम योजना, ये भी याद रखिएगा, मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब सरकार के द्वारा, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिएगा, हर घर पानी हर घर पानी हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो हर घर पानी हर घर मिशन पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया। तो याद रखिएगा कि मेरे घर मेरे नाम योजना पंजाब सरकार द्वारा, मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार द्वारा, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अंकुर योजना। तो अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? अंकुर योजना, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अंकुर योजना चलाया जा रहा है। अगर आपसे पूछे लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछे लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर आपसे पूछ सकता है सिकल सेल मिशन किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो सिकल सेल मिशन तो याद रखना है, सिकल सेल मिशन भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो सिकल सेल योजना क्या है? एनीमिया थैलीसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच एवं प्रबंधन करना सिकल सेल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सिकल सेल मिशन मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अंकुर योजना याद रखना है, नागरिकों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना अंकुर योजना का मुख्य उद्देश्य है। और
अंकुर योजना के तहत प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अंकुर योजना, याद रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित है अंकुर योजना, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और अंकुर योजना के तहत प्राणवायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना भी इंपॉर्टेंट है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप याद रखेंगे। मिशन कवच कुंडल किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? बताएंगे। मिशन कवच कुंडल, मिशन कवच कुंडल किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा मिशन कवच कुंडल चलाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में मिशन कवच कुंडल चलाया गया। इसके अलावा याद रखना है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य भी महाराष्ट्र राज्य में चलाया गया। ठीक है, तो मिशन वात्सल्य और मिशन कवच कुंडल महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले रीता शेरपा का 21 सितंबर 2020 को निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर? तो फटाफट आंसर करेंगे। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली रीता शेरपा जी का निधन हो गया है। उन्होंने कितनी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए बताएं? ऑप्शन नंबर ए 10 बार। आपका सही आंसर क्या होगा? 10 बार। तो याद रखिएगा 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली, ठीक है, रीता शेरपा जी का निधन हो गया है। तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली रीता शेरपा का निधन हो गया है। उन्होंने कुल 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से सवाल क्या पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपसे पूछ सकता है सवाल कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ी थी? आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला अगर भारतीय पूछा जाए तो बछेंद्री पाल। ठीक है, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी, याद रखेंगे। और एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है, याद रखिएगा एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पूछे तो बछेंद्री पाल। ठीक है, और अगर आपसे पूछे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला का नाम? रीता शेरपा। कितनी बार टोटल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो ऑप्शन नंबर ए 10 बार, याद रखिएगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन सकता है स्टैटिक जीके से। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। तो बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? महिला न्यायाधीश। ठीक है, महिला न्यायाधीश लिखा है, मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम है मीरा एम फातिमा बीबी, याद रख सकते हैं, या मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट की पहली, ठीक है, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश लगा है, याद रखिएगा हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश पूछे तो याद रखना है एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। ठीक है, याद रखिएगा लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, और इस प्रकार लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, बताएंगे देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी।
तो याद रखिएगा देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी। समझ में आया? याद रखिएगा। अगला सवाल, संगीतकार विभू रंजन चौधरी का 20 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो आंसर करेंगे विभू रंजन चौधरी किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला सवाल, विभू रंजन चौधरी संगीतकार थे जिनका निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे? बताएंगे। तो याद रखना है विभू रंजन चौधरी जो कि जाने माने संगीतकार थे और वह आसाम राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो विभू रंजन चौधरी संगीतकार और इनका किस राज्य से संबंध था? तो आसाम। याद रखिएगा। ठीक है, तो आसाम के संगीतकार विभू रंजन चौधरी जी का निधन हो गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आसाम। याद रखना है। ठीक है, संगीतकार विभू रंजन चौधरी आसाम से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो फटाफट आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है सितंबर के तीसरे शनिवार, सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 19 सितंबर, 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस। अगला सवाल, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर करेंगे किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अच्छा सवाल है, आंसर कीजिए किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास खन्ना। विकास खन्ना के द्वारा लिखित पुस्तक है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो याद रखिएगा विकास खन्ना के द्वारा लिखित पुस्तक है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। पुस्तक के लेखक कौन है? विकास खन्ना। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? विकास खन्ना। याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछ सकता है इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अकबरुद्दीन। याद रखिएगा इंडिया वर्सेस यूके पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव। याद रखिएगा जयतीर्थ राव। ठीक है, इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव के द्वारा लिखित पुस्तक है इकोनॉमिस्ट गांधी। याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है, एक सवाल बहुत अच्छा है कि इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा आर कौशिक एंड पी कौशिक। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अजिताभ बोस। ठीक है, द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अजिताभ बोस। तो याद रखिएगा अजिताभ बोस के द्वारा लिखित पुस्तक है द कपिल शर्मा स्टोरी। ठीक है, द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक अजिताभ बोस। याद रखिएगा। अगला सवाल, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत ने तोहफे में
गांधी सोलर पार्क दिया जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो आंसर करेंगे किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भारत ने तोहफे में गांधी सोलर पार्क दिया जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ऑप्शन डी ब्रिक्स बैंक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे भारत ने तोहफे में गांधी सोलर पार्क दिया, नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र को भारत ने तोहफे में गांधी सोलर पार्क दिया। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र को भारत ने तोहफे में गांधी सोलर पार्क दिया। अब यहां से सवाल पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और आपसे पूछेगा अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कितने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश था 51वां संस्थापक सदस्य देश था पोलैंड। और संयुक्त राष्ट्र संघ का टोटल कितना सदस्य है? तो 193। और 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो याद रखिएगा 193rd सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। तो अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 193। 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। समझ में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य देश हैं दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा। अगला सवाल, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो आंसर करेंगे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? ठीक है, तो आंसर करें वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 5। याद रखिएगा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक जीते थे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते थे। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बी, यहां याद रखिएगा एक सवाल है, आपसे पूछ सकता है थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन किसने जीता? थॉमस कप किससे जुड़ा है? बैडमिंटन से। तो आपसे पूछेगा थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन किसने जीता? थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2021 किसने जीता? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ इसलिए लिख दे रहे हैं बैडमिंटन। तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2021 किसने जीता? तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप 2021 किसने जीता? तो बताएंगे इंडोनेशिया ने जीता। किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता। तो याद रखना है थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 इंडोनेशिया जीता। ठीक है, इंडोनेशिया जीता। किसको हराकर? तो याद रखना है चीन को हराकर। और चीन जो है उपविजेता रहा। तो याद रखिएगा चीन उपविजेता रहा। ठीक है, तो थॉमस कप 2021, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2021 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता चीन को हराकर, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उबेर कप। तो आपसे पूछ सकता है उबेर कप किस खेल से जुड़ा है? तो पहला सवाल महिला बैडमिंटन से जुड़ा है उबेर कप। तो उबेर कप जो कि महिला बैडमिंटन से जुड़ा है किस देश ने जीता है? तो आपको बताना उबेर कप 2021 किसने जीता है। तो उबेर कप 2021 किसने जीता है? तो उबेर कप 2021 महिला बैडमिंटन से जुड़ा है। उबेर कप 2021 चीन जीता है। किसको हराकर? तो बताएंगे चीन जीता है जापान को हराकर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़ा है। ठीक है, उबेर कप किससे जुड़ा है? तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़ा है। उबेर कप 2021 चीन जीता जापान को हराकर, याद रखिएगा। तो उबेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप से जुड़ा है, चीन जीता जापान को हराकर। अगला सवाल, भारतीय सेना हर साल किस तारीख को हाइफा दिवस मनाती है? तो आंसर कीजिएगा भारतीय सेना हर साल किस तारीख को हाइफा दिवस मनाती है? तो आंसर क्या होगा? 23 सितंबर। तो भारतीय सेना के द्वारा हर साल 23 सितंबर को
हाइफा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आंसर करेंगे साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर, याद रखिएगा 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा इस सवाल को कि साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, तो 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला सवाल, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नए नियमों के सुझाव के लिए सेबी द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो आंसर करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियमों के सुझाव के लिए सेबी द्वारा गठित प्रमुख कौन है? सेबी द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो आंसर क्या होगा? ईशांत हुसैन। याद रखिएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नए नियमों के सुझाव के लिए सेबी द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ईशांत हुसैन। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियमों के सुझाव हेतु सेबी द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है ईशांत हुसैन। अब आपसे पूछ सकता है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट का उपयोग करना शिक्षा के अधिकार तथा निजता के अधिकार का हिस्सा है? तो किस हाईकोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इंटरनेट का उपयोग करना शिक्षा के अधिकार तथा निजता के अधिकार का हिस्सा है? ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपका आंसर क्या होगा? केरल हाईकोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट का उपयोग करना शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है। तो आपसे पूछेगा कि शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है इंटरनेट का उपयोग करना, ये किस हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया कि इंटरनेट का उपयोग करना शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, अब हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो बताइएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 में उल्लेखित है और हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 और हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214। ठीक है, तो हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल 214 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? तो एर्नाकुलम में है केरल हाईकोर्ट, जानते हैं आप लोग। तो याद रखिएगा केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? एर्नाकुलम। तो एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल आता है। तो एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल आता है, पहला सवाल। एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप भी आता है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पे है? एर्नाकुलम में। समझ में आया? तो याद रखिएगा केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? एर्नाकुलम में है केरल का हाईकोर्ट। तो एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप दोनों आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी केरल से बहुत सारा सवाल बनता है। जैसे आप जानते हैं कि केरल का मुख्य भाषा क्या है? तो केरल का मुख्य भाषा मलयालम। तो अगर आपसे पूछे केरल का मुख्य भाषा या राजकीय भाषा क्या है? तो याद रखिएगा केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल है। तो देश का पहला डिजिटल राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। देश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। केरल का राजकीय भाषा क्या? मलयालम। इसके अलावा मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मालमपुझा डैम कहाँ पे है? केरल में। सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। आप जानते हैं ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। इसके अलावा सबरीमाला मंदिर केरल में है। सबरीमाला मंदिर केरल में है जहां पर मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें। अगला सवाल, किस भारतीय सशस्त्र बल ने लद्दाख में चांगथांग
प्रहार का आयोजन किया? तो किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा लद्दाख में चांगथांग प्रहार का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी बीएसएफ। तो आंसर कीजिएगा। तो याद रखना है थल सेना। थल सेना के द्वारा लद्दाख में चांगथांग प्रहार का आयोजन किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि किस सशस्त्र बल के द्वारा लद्दाख में चांगथांग प्रहार का आयोजन किया गया, तो याद रखना है थल सेना के द्वारा लद्दाख में चांगथांग प्रहार का आयोजन किया गया था। अब लद्दाख से सवाल क्या क्या बन सकता है? तो आपको पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि आपसे पहला सवाल पूछ सकता है भारत की सबसे ऊंची रोड कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लद्दाख में है भारत की सबसे ऊंची रोड। भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची रोड कहाँ पे है? तो भारत की सबसे ऊंची रोड है लद्दाख में। और अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची रोड किस दर्रा में है, तो उमलिंगला दर्रा पर है। तो अगर आपसे पूछे उमलिंगला दर्रा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा लद्दाख में है उमलिंगला दर्रा। समझ में आया? तो आपसे पूछेगा उमलिंगला दर्रा कहाँ पे है, तो लद्दाख में है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। और उमलिंगला दर्रा पर ही भारत का सबसे ऊंचा रोड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। लद्दाख में केवल 2 जिला है, लेह और कारगिल, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, किस भारतीय गायक ने लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता? तो आंसर करेंगे कौन से ऐसे भारतीय गायक हैं जिन्होंने लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता और गायक हैं? ठीक है, तो आंसर कीजिएगा। सही आंसर होगा सोनू निगम। ठीक है, तो याद रखिएगा सोनू निगम ने लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता। तो अगर आपसे पूछे मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड कौन जीता, सोनू निगम ने मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड जीता लंदन में। तो लंदन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड किसने जीता? सोनू निगम, याद रखिएगा। अगला सवाल, महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे? ठीक है, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, बिहार। ठीक है, तो कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में हुआ जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे? तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? बिहार, ये हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में हुआ कोरोना महामारी के दौरान, तो बिहार आपका सही आंसर होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, अगला सवाल, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीजों के लिए वोटिंग के दौरान कौन सा वक्त निर्धारित किया है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीज के लिए वोटिंग के दिन कौन सा वक्त निर्धारित किया गया था? तो याद रखना है शाम 5 से 6 बजे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है इस सवाल को कि निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना मरीजों के लिए वोटिंग के लिए अलग से इंतजाम किया गया था। कोरोना मरीजों के लिए वोटिंग का जो टाइम दिया गया था वो शाम 5 से 6 बजे तक का था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया, यह किस देश की कंपनी है? तो बताएंगे बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन। ठीक है, आंसर कीजिएगा बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया। ठीक है, यह किस देश की कंपनी है? तो आपका आंसर क्या होगा? यूएसए। तो यूएसए की बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया। ठीक है, तो यूएसए की बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया, याद रखिएगा। एसपी बाला सुब्रमण्यम का 25 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वह किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
एसपी बाला सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है, आपको बताना है, जिनका निधन हो गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम सिंगर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हो गया है। एसपी बाला सुब्रमण्यम सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर से संबंधित थे। ठीक है, अगला सवाल, कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चला? तो आंसर करेंगे, कोरोना महामारी के दौरान संसद का मॉनसून सत्र कब से कब तक चला? तो आंसर होगा 14 से 24 सितंबर। तो कोरोना महामारी के दौरान संसद का मॉनसून सत्र 14 से 24 सितंबर के दौरान चला था। ठीक है, तो कोरोना महामारी के दौरान संसद का मॉनसून सत्र 14 से 24 सितंबर तक चला था, याद रखिएगा। अगला सवाल, आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कीजिएगा। आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? अब यहाँ पे आप देखिए, आईपीएल जो आप जान रहे हैं कि यंग प्लेयर का जमाना है आईपीएल में, और यहाँ पर भी सचिन तेंदुलकर ने सबसे तेज 2000 रन बनाया था। इसका रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो पहले बैटिंग आएंगे वही कर सकते हैं, ओपनर बैट्समैन ही तोड़ सकता है इसमें। तो ये तीनों में से आंसर होगा, क्योंकि धोनी तो पीछे आते हैं। तो आंसर कीजिएगा, आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, केएल राहुल। ठीक है, समझ में आया? तो केएल राहुल इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप जान रहे हैं अभी जो है केएल राहुल बहुत सारे रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? केएल राहुल। आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? केएल राहुल, और इन्होंने इसके लिए सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केएल राहुल। ठीक है, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत, रीजनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर करें, ऑप्शन नंबर ए सुमन कुमारी, ऑप्शन बी खुशी चिंदालिया, ऑप्शन सी आरती सिकवार, ऑप्शन डी हर्षिता परासर। तो आंसर क्या होना चाहिए, बताएं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी खुशी चिंदालिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत, रीजनल एम्बेसडर के रूप में खुशी चिंदालिया जी को नियुक्त किया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खुशी चिंदालिया। ठीक है, खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो आंसर कर दीजिएगा, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, आप बता देंगे। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर होगा खुशी चिंदालिया। अगला सवाल, किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है? किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है? तो फटाफट आंसर करें, किस कंपनी ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? टाटा प्रोजेक्ट्स। तो नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली किस कंपनी के द्वारा जीता गया? तो याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स ने नए संसद भवन निर्माण के लिए बोली जीती। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था, बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी 1972। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी पूछेगा अगर आपसे तो याद रखना है 1972। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संबंध किस साल से है? तो 1972 ईस्वी में स्थापित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972। ठीक है, अगला सवाल, क्रिकेटर डीन जोन्स का हार्ट अटैक की वजह से
24 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वे किस टीम के खिलाड़ी थे? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। तो पहला सवाल पूछेगा डीन जोन्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्रिकेट खिलाड़ी थे डीन जोन्स, और इनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। तो किस देश से बिलोंग करते थे डीन जोन्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी प्लेयर थे डीन जोन्स, जिनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। तो याद रखिएगा, क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। सेन वॉन भी ऑस्ट्रेलिया के आप जानते हैं, जिनका निधन हो गया सेन वॉन जी का, और डीन जोन्स भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सेन वॉन और डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जिनका निधन हो गया। ठीक है, दोनों लीजेंडरी प्लेयर आप जानते हैं। तो क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, याद रखेंगे। अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर को देश के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 24 सितंबर को देश के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो याद रखना है 7 राज्यों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 24 सितंबर को देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने 43 पुलों का उद्घाटन किया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिल्म एक्ट्रेस आशा लता वाबगांवकर का 22 सितंबर को कोरोना से निधन हो गया, वह किस राज्य की रहने वाली थी? तो पहला सवाल, आशा लता वाबगांवकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा, फिल्म एक्ट्रेस थी आशा लता वाबगांवकर, जिनका निधन कोरोना के कारण हो गया, तो वह किस राज्य से बिलोंग करती थी, बताना है। तो आंसर होगा गोवा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो याद रखिएगा, फिल्म एक्ट्रेस आशा लता वाबगांवकर जी का निधन हो गया, वह गोवा की रहने वाली थी। तो फिल्म एक्ट्रेस आशा लता वाबगांवकर का निधन हो गया, वह गोवा से बिलोंग करती थी, याद रखेंगे। अगला सवाल, मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य में मंजूरी दी गई? आंसर करेंगे मोक्ष कलश योजना 2020। मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य में मंजूरी दिया गया? मोक्ष कलश योजना 2020, तो याद रखना है राजस्थान। तो राजस्थान में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दिया गया। ठीक है, तो मोक्ष कलश योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो मोक्ष कलश योजना राजस्थान में चलाया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताएं। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता का नाम आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताएं। आपको पता होगा नोबेल प्राइज की स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी, और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में दिया गया था। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बताइए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में याद रखना है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला था। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 3 लोगों को मिला था, रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया मेज। ठीक है, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 कितने लोगों को मिला? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 3 लोगों को मिला, रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को मिला, तो 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। नाम पूछेगा तो क्लॉस हैसलमैन, स्क्यूरो मानबे और एक याद रखना है जियो पेरिसी। ठीक है, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 3 लोगों को मिला। क्लॉस हैसलमैन को मिला जो कि जर्मनी के हैं, इसके अलावा स्क्यूरो मानेब को मिला जो कि जापान के हैं, और जियो पेरिसी को मिला जो कि इटली के हैं। तो 3 वैज्ञानिक याद रखना है जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला, हैसलमैन, मानेबे और पेरिसी। ठीक है, अगला सवाल, फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर करें, फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिकों रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया?
ठीक है, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 तीन लोगों को मिला, रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को। तो ये क्यों दिया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक होल से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आकाश गंगा से संबंधित, ऑप्शन सी हवा के अणु से संबंधित, ऑप्शन डी ए और बी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो याद रखिएगा ब्लैक होल से संबंधित और आकाश गंगा से संबंधित। ठीक है, समझ में आया। तो ब्लैक होल से संबंधित और आकाश गंगा से संबंधित उपलब्धि के कारण फिजिक्स के क्षेत्र में तीन वैज्ञानिकों रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला 2020 ईस्वी में। ठीक है, तो ब्लैक होल से संबंधित और आकाश गंगा से संबंधित थे रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताएं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किन किन लोगों को मिला आपको बताना है। ठीक है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 कितने लोगों को मिला, तो तीन लोगों को मिला। ठीक है, आंसर क्या होगा, माइकल ह्यूटन, हार्वी जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 तीन लोगों को मिला, माइकल ह्यूटन, हार्वी जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस को मिला, आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल, चिकित्सा क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए तीन वैज्ञानिकों हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस उपलब्धि के कारण तीन वैज्ञानिकों हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज, ऑप्शन बी HIV वायरस की खोज, ऑप्शन सी कोरोना वायरस की खोज, ऑप्शन डी स्वाइन फ्लू वायरस की खोज। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए बता दीजिए, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण हार्वी जी अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 तीन लोगों को मिला, हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। तो क्यों मिला, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए तीन वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 मिला, याद रखिएगा। तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो एकदम आसान सवाल है, आप जानते हैं 5 अक्टूबर, याद रखिएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया। सामुदायिक शौचालयों अभियान में कौन से राज्य अव्वल रहे। तो आंसर करेंगे गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया। सामुदायिक शौचालयों अभियान में कौन से राज्य टॉप पर रहे आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए क्या हो सकता है। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर देंगे। गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 अलग अलग श्रेणी में दिया गया। तो सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन से राज्य जो है टॉप पर रहे, तो उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया और यह अलग अलग श्रेणी में दिया गया। तो सामुदायिक शौचालयों अभियान में उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य जो है अव्वल रहा, टॉप पर रहा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी टॉपिक पे डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।